औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात और उन वाक़यात पर मबनी ख़बरों का तज्ज़िया करने के लिए आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से खबर और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश कर दिया गया है वाज़ेह तौर पर। और अब जो सूरत हाल दिखाई देती है, क्योंकि अब जो वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत को आर्टिकल 248 में तरमीम करने के बाद इस्तिस्ना की बात की जा रही है, उसके तहत कुछ अपोजिशन जमातों ने वाज़ेह तौर पर यह बात कही है कि ये चीज़ जो है वो समझ से बालातर अब दिखाई दे रही है। एक वाज़ेह तौर पर अब जो बात सामने आई है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अब एहतजाज का ऐलान कर दिया है कि आज रात 8 बजे से जो है वो वाज़ेह तौर पर एक तहरीक शुरू की जाएगी इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, जिसमें वाज़ेह तौर पर अब सूरत हाल यही दिखाई देती है कि वो ये कह रहे हैं कि आइन को सबूताश किया जा रहा है और पार्लियामेंट को जो है वो इस हद तक इख्तियारात दे दिए गए हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो तमाम इदारों को कंट्रोल करने पर वाज़ेह तौर पर अब कादिर दिखाई देगी। लेकिन ये सूरत हाल जो है वो अब दिखाई देगी या नहीं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अहम नकात जो है वो सामने रखे हैं, एक तो सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना की बातें की जा रही हैं आर्टिकल 248 के तहत, और उसके बाद में उसमें शिक में तरमीम करने के बाद जो है वो वज़ीर आज़म का नाम भी डाल दिया गया। लेकिन इत्तलात की मौसूल हो रही हैं कि वज़ीर आज़म जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस तरमीम को जो है वो निकालने की हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि हम वाज़ेह तौर पर कानून और आवाम को जवाबदेह हैं और इसीलिए मैं इसमें वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना नहीं मांगता, लेकिन सदर मुमलिकत के इस्तिस्ना के ऊपर अभी मामला जो हैं वो तय पा चुके हैं कि सदर मुमलिकत जो है वो रिटायरमेंट के बाद भी जब उनका ओहदा जो है वो नहीं रहेगा, वो सुबकदोश हो जाएंगे, उसके बावजूद भी उनके ऊपर आइनी और कानूनी तौर पर कोई मामलात दर्ज नहीं हो सकते, कोई उनको जो है वो कानूनी पेचीदगियों का सामना नहीं करना पड़ सकता। और दूसरी जानिब जो है वो अगर बात की जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अहम नुक्ता है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का ख़ात्मा उन्होंने जो है वो इस तरमीम में मांगा है। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो मीसाक जमहूरियत सन 2006 में साइन हुआ था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, उसकी कुछ शिकें जो हैं वो अब तक नाफिज नहीं हो सकी थी, जिनमें एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो ख़ात्मा शामिल था। तभी इसको जो है वो तब्दील कर दिया जाए एक गैर जानिबदार एहतसाब कमीशन के साथ, और उसके बाद सूरत हाल जो है वो दिखाई देगी कि आया मामला जो हैं वो किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले अजहर सिद्दीकी साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं, और सादिया जावेद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या लगता है अब सूरत हाल के अंदर 243 के अंदर आइन के आर्टिकल 243 के अंदर जो तरमीम की बात की गई है, या फिर जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा जो है वो वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है, कितना नागुज़ीर था मौजूदा हालात के तनाजुर में? देखें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। अभी आपने मार्का हक में चेंजिंग पर जो अब मल्टी डायमेंशनल एनवायरनमेंट्स हैं आजकल, उनको अगर देखें तो इसीलिए इट वाज मोर इम्पोर्टेंट कि इस डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया जाए टू इवॉल्व अ मल्टी डायमेंशनल जो है हम इसकी वॉरफेयर जो है उसको हम देखें कि इसको आगे किस तरीके से लेके चल रहे हैं, इसके क्या खदोखाल होंगे, किस तरीके से प्रॉब्लम होती हैं और उसको हमने किस तरीके से लेके जाने। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की एनवायरनमेंट है उसको हमने देखना है कि यहाँ पर लैंड वॉरफेयर की कितनी अहमियत है और उसके साथ हमें इसको कैसे ले जाना चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट इसमें बात यह है कि पाकिस्तान में देखें लैंड स्ट्रेटजी होल्ड प्राइमेसी, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है सीइंग कि आपके सामने इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की जो हालात है, इंडिया का हिंदुत्व एक अखंड भारत का है, फिर उसके बाद हिंदुत्व की सोच है, उनकी ये जो पॉलिसी शुरू हो चल रही है पाकिस्तान की तरफ, उसे भी लैंड वॉरफेयर को अहमियत मिलती है। उसके बाद 20 साल से आपने देखा कि ये चल रही है जिसमें आपकी ये टेररिज्म चल रहा है, फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान, हेयर ऑल्सो इट इज ऑल लैंड स्ट्रेटजी की बात की जाती है, जिसके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इसको हमने आगे लेके चलना है। इसके साथ अगर आप एक और देखें तो फिर आपको ये पता चलता है कि जी तो उसमें अगर आप देखें तो एक और आपको ये पता चल जाता है कि किस तरीके से ये हमने इसको लेके आगे चलना है। और इसमें फिर
आप आगे मल्टी डायमेंशनल स्टाइल देखें लेटर, तो इसमें आपकी एयर वॉरफेयर आ जाती है, लैंड वॉरफेयर आ जाती है, ग्राउंड वॉरफेयर आ जाती है, फिर उसमें आपकी साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इन सब के लिए यू नीड टू हैव अ क्विक रिस्पॉन्स, और उसी के लिए चीफ ऑफ डिफेंस आर्म्स का जो एक ओहदा बनाया गया वो इसलिए रखा गया कि ये चीफ आर्मी स्टाफ के हेडक्वार्टर में, जीएचक्यू में हो। पहले ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर था, वो इट वाज जस्ट अ कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर, दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी। तो इसमें इमीडिएटली कमांड डिसीजन, ज्वाइंट कमांड डिसीजन लिए जाएं, बट कीपिंग इन माइंड वन थिंग, इट हैज गॉट नथिंग टू किसी की पावर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की पावर वही रहती है, प्रमोशन की, ऑपरेशंस की, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की, पोस्टिंग की, हर चीज पावर। देयर इज नो चेंज, दे आर डायरेक्टली डील विद द चीफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इवन वो आपके नेशनल कमांड अथॉरिटी के उसी तरह मेंबर्स रहते हैं, मेंबर ऑफ डिफेंस कमांड की जो अथॉरिटी है उसकी वही मेंबर रहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो उसके उसी तरह मेंबर रहते हैं। उनकी जो सेक्शन हैं, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट, वो भी उसी तरह रहते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं आता। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी था कि आपकी चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो फास्ट फ्लोर बैटल हैं, इसमें आपको ज्यादा लॉजिस्टिक की सपोर्ट आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए, दूसरी सपोर्ट चाहिए, उसके लिए भी नीड टू हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। लेकिन हारिस नवाज साहब, वाज़े तौर पर जो है वो इतलात ये भी आ रही थी, या एक तासुर जो है वो ये भी दिया जा रहा है कि आइन में जो है वो तब्दीली करके या फिर आइन में तरमीम करके जो है वो फील्ड मार्शल को जो है वो फौज का सुप्रीम कमांडर भी जो है वो बना दिया जाएगा। ये चीज़ जो है वो सदर मुमलिकत के हाथ से चली जाएगी। ये सूरत हाल आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में या फिर मौजूदा हालात के अंदर हो सकती है? देखिए, नहीं, ऐसी बिल्कुल ये रूमर्स हैं, ऐसी बात नहीं है जी। चीफ आर्मी स्टाफ विल बी ओनली फॉर द, अपना ही काम कर रहे होंगे एज ए आर्मी चीफ आर्मी स्टाफ। लेकिन जहां पर चीफ ऑफ डिफेंस आर्म्स की बात आ जाती है, वहां जब आपकी यूनिफाइड कमांड की बात होती है, यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी की बात होती है, जहां को ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में ज्वाइंट ऑपरेशन की बात होती है, वहां ही हैज टू कम एंड प्ले हिज रोल। बट ये दोनों सर्विस चीजें, दूसरे एयरफोर्स और नेवी, दे आर द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंट। और उसके बाद जो एक बात की जाती है कि जो उनका परमानेंट होता रहेगा, इट्स द ऑनररी अपॉइंटमेंट है। जैसे अगर फॉर इंस्टेंस अगर 5 साल का चीफ आर्मी स्टाफ का ओहदा है और वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास है, इट विल ओनली फॉर दैट पीरियड, देन न्यू चीफ आर्मी स्टाफ विल कम, ही विल बी देयर। लेकिन वो फील्ड मार्शल का ओहदा जो उनके पास है, वो उनको उस तरह का रहेगा जो आजादी ओहदा होता है। बट वो आपके, क्योंकि नेशनली हीरो जब बन जाते हैं तो आपको जो फील्ड मार्शल अयूब थे, इसी तरह उनके साथ ये चलता रहेगा जब तक होता है। दैट्स ओनली थिंग, अदरवाइज को मिसकंसेप्शन जो है, रॉन्ग नोशन है सोशल मीडिया पे, बिल्कुल ऐसे रूमर्स हो सकते हैं। बिल्कुल, सादिया जावेद साहिबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा, आप बताइएगा, क्योंकि वाज़े तौर पर इस्तस्ना मांगा गया है वज़ीर आज़म और सदर के लिए फौजदारी मुकदमात के हवाले से, और सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो अब मुतालबा कर दिया है कि 2006 के जो गैर नाफिज शुदा नुकात थे मीसाक जमहूरियत के, उनको नाफिज किया जाएगा, जिसके बाद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का खात्मा आप लोगों ने मांगा है। क्या आप लोग भी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ यही सोचते हैं कि नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकती? थैंक यू वेरी मच। देखें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी में फैसला हुआ है, वही पीपल्स पार्टी का मुतालबा है, जिसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने खुद मीडिया को बताया है। एक जिस शिक को हमने वो किया है, सपोर्ट किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंप्लीटली सपोर्ट करी है, वो 243 है, जो फोर्सेस एक्ट है उसमें तरमीम कराई जा रही हैं, और मेरा ख्याल से वो कमेटी इस वक्त अंडर प्रोसेस है, जिसमें फील्ड मार्शल का जो एक एजाजी ओहदा था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जा रहा है, और बाकी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का जो ऑफिस है वो क्रिएट किया जा रहा है। और वो जैसे कि पहले ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की, इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल, मैं पाकिस्तान के अंदर की सिर्फ बात नहीं करी, मैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को
देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कमांड जो है उनके अंडर होनी चाहिए और इसीलिए ये फैसला लिया गया। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आपको याद होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम भी हुई थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मुतालबा कर रही थी, लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस नहीं बिल्ड हुआ था, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ चले गए थे। तो ये तो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ये तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान, उस वक्त जिन जमातों ने COD साइन किया था, उन सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए और वही होने जा रहा है। अच्छा, और जो तीसरा उसमें देखें, प्रेसिडेंट को ऑलरेडी जब वो इन ऑफिस होते हैं तो इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो बिल था उसमें वो चीज मौजूद ही नहीं थी। वो एडिशनल बिजनेस ऐड करने की बात हुई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको खुद अपने ट्वीट के जरिए अवाम को बताया कि जी मुझे इस्तिस्ना नहीं चाहिए। और बिल्कुल सही है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान के अवाम की अदालत में उसको जवाबदेह होना है, तो अच्छी बात है। प्रेसिडेंट हाउस ये अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करता? नहीं जी, अवाम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। गवर्नमेंट का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, सुप्रीम कमांडर आज भी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब है और कॉन्स्टिट्यूशन में वही है। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने जितनी पाकिस्तान में अदालतें और जेल काटी है, उतना किसी सदर मुमलिकत या किसी पॉलिटिकल लीडर ने आज तक उतनी नहीं की है। उसके कवर की बात हो रही, लेकिन वो जेरे बहस है। अगर नहीं चाहेगी पार्लियामेंट की कमेटी तो पीपल्स पार्टी को कोई उस बात पे एतराज नहीं। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अजहर साहब बताइएगा, वाज़े तौर पर अभी भी एक काम की कैफियत है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो है वो हैसियत क्या रह जाएगी। दूसरी जानिब जो है वो जजेस के तरीके कार में जो तब्दीली की बात हो रही है वो कितना जो है वो मौसर साबित होगा? बहुत शुक्रिया। मैं हैरान हो रहा हूँ, मुझे पता नहीं, असल में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अंग्रेजी में तो शायद पढ़ा, उर्दू में नहीं पढ़ा, या उर्दू में पढ़ा, अंग्रेजी में नहीं पढ़ा। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ना, वो तो 6 साल के लिए बननी थी और उसको सिनेरियो कुछ और था, रीजंस कुछ और थी कि डिक्टेटरशिप को या बाकी सारे को अदालतें जो है ना वो प्रोटेक्शन दे देती थी। होता यही था, हालांकि हमारी पार्लियामेंट 270 में यही तो करती रही है। लेकिन ये जो बैठकर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, जब 26वीं तरमीम आई ना, बड़े ढोल बजाए कि जनाब हम अदालती निजाम ऐसा ले गया, लोगों को इंसाफ दहलीज में मिलेगा, तेज तरीन इंसाफ होगा। उल्टा दरवाजे बंद कर दिए। यानी यहाँ बैठ के मुख्तलिफ महकमे देख लें, CCD बंदे मार रही है, एंटी करप्शन। यानी अब आप देखा कभी सरकारी महकमों में इतनी करप्शन होते हुए? यानी आपने FIA से काम लिया, उसका पता लगा जनाब वो तो बैठे पैसे बनाते फिर रहे। नैब आपने खत्म कर दिया, सारे दायरे तो अकाउंटेबिलिटी तो खत्म कर दिया आपने। तो एक हार्ड स्टेट की तरफ जा चुके हैं। तो असल समझना है दिक्कत क्या थी। दिक्कत थी कि अदालतें जो है ना इनका एहतसाब करती थी, इनसे पूछती थी। अब क्या है, हमारी अदालत हमारी मर्जी। मकसद क्या है? यानी कभी किसी पूरी दुनिया में देश सुना है कभी का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट होती है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या खुदा रहा है यार, मजाक है। हीरे जो भारत लगे हुए हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को मजाक कह रहे हैं। यहाँ पर आप 26वीं और 27वीं तरमीम की बात कर रहे हैं। फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि मैं तो 28वीं तरमीम का भी सोच के बैठा हुआ हूँ। वो तो 40वीं तरमीम तक सुन लिया मैंने, अब क्या मजाक हो गया? यानी आप गौर कर रहे हैं। देखिए हम अपने लफ्जों में जुल्म के साए आइन के कमरे में उतरे, हक की सदाओं को खामोश कर दिया, लूट मार ने धड़कने संभाल ली और वफादारी को गद्दारी का नाम दे दिया। हर तरमीम ने ताकत के खेल को आगे बढ़ाया, तहरीर बदल कर तकदीर छुपाई गई, कलम ने रोते हुए लिखा और कानून ने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझसे क्या पूछते हैं आप?
खुदारा हम वकालत यानी पहली दफा हम सोच रहे हैं, हम तो देख रहे हैं ना हमारे सामने तबाही और बर्बादी कौन कर रही है, सियासी जमातें कर रही हैं। ये हाल आइन का कभी डिक्टेटर ने नहीं किया कि जो ये लोग करने जा रहे हैं। यानी मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात है कि क्या इलेक्शन लड़के आए थे कि आइन में हमने ये तरमीम करनी है क्या? अब यानी ये तरमीम इतनी है, अच्छा चलो बुढ़ियो हम तो तरमीम है वो 52 आर्टिकल कर रहे हैं। अब हमको पता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट अवाम के साथ है। आप कौन होते हैं लड़के तरमीम करने वाले? सदर को तो आपका हयात तरमीम देखिए, जहां तक किसी कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दे को आप प्रोटेक्शन देना चाहती हैं आप बिल्कुल दे लें, किसने कहा नहीं दे, लेकिन आप तायात की बातें और इस तरह की बातें रख करके आप पूछ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पूछा जा सकता? यानी आप एक बंदा कत्ल कर दे जी जी, आप कहें कि नहीं भी ना वो किसी ने भी आप करने क्या जा रहे हैं? आपको समझना है, आपको यही शोर पड़ा यहाँ पर आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जी, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट सिस्टम ला रहे हैं जी हम एनएफसी अवार्ड के पीछे, लेकिन ये नहीं पता था कि पीछे इतना गंद और इतना कीचड़, यानी जिससे होना क्या है। आप गौर करें इन चीजों के ऊपर, इनमें से कोई एक तरमीम बता दें कि जिससे इंसाफ आम आदमी को मिल जाएगा। सही, चले ठीक है, मैं बिल्कुल इसका जवाब ले लूंगा। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, वाज़ेह तौर पर बताइएगा, ये नैब का इदारा जो है वो खत्म करने की बात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ सामने रखी है। आप भी नैब से जो है वो माजी में मुंसलिक रहे। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई कोई तब्दीली हो सकती है कि किसी एहतसाब कमीशन या फिर इस तरह का कोई इदारा बना के, गैर जानिबदार इदारा बना के जो है वो उसको रिप्लेस कर दिया जाए नैब से? देखें, इस वक्त नैब का अदारा एक वाहिद ऑटोनोमस है जिससे कम अज कम उसका डर तो है और वो काम भी करें, बल्कि अभी काफी तक उसके विंग्स को क्लिप कर दिया गया है। बट बेसिकली बनाया इसलिए गया था ये नैब का अदारा जिसपे वॉलंटरी रिटर्न थी और प्ली बार्गेन थी। वॉलंटरी रिटर्न में ये होता था, इसका पर्पस है कि लोगों से लूटा पैसा वापस लेकर आओ, बजाय 10 साल के लिए लिटिगेशन में जाएं, केसेस चलें। ये अदर सदीक साहब को सुन भी रहे होंगे। वॉलंटरी रिटर्न में ये होता था कि आपने 1 करोड़ रुपया लूटा, आप 1 करोड़ रुपया वापस कर दें, आपको छोड़ देते थे। कम अज कम 1 करोड़ वापस आ गया इमीडिएटली। सही। प्ली बार अब ये इन्होंने खत्म कर दिया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सोचे समझे बगैर के जी इसके बाद अब प्ली बार्गेन में क्या, अगर एक कहता है जी हाँ जी मैं पैसा देता हूँ 2 करोड़ रुपया जो मैंने लिया था, लेकिन साथ ही क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट का काम कभी नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट मुलाजिम है तो उसकी जॉब चली जाएगी, जॉब दरख्वास्त फारिग हो जाएगा। इससे ज़्यादा वो कहते हैं जी मैं 10 साल केस को लटकाता हूँ, केस लटता रहे, हो सकता है मैं बच ही जाऊँगा। तो हमने खुद ब खुद फिर उसके बाद सिस्टम लगा दी, इतना करोड़ों का होगा तो कर सकेंगे। यस, वो मैं आई डू एग्री कि ये जो नैब ने शुरू किया था जी, एक क्लर्क के लिए, एक तपेदार के लिए, पटवारी के लिए उसको केसों में डाले थे, आप रख लीजिए 20-25 करोड़ से कम का केस नहीं होगा। गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए ये कंडीशन दूंगी। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये ख़त्म हो जाएगा, आप बताइए कि जो प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं जितने भी आपके एंटी करप्शन है, ये प्रोविंशियल हुकूमत के अंडर होते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, इसलिए वो उसकी कोई वो उस तरह की इजाज़तदारी नहीं है। दे नॉट वेरी स्ट्रांग होंगे कि अपनी मर्जी का डिसीजन ले सके, नहीं करेंगे। वो हुकूमत उसको जो हुकूमत है उसको चेंज कर देगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी और को ले आएगी अपनी मर्जी का। बट ये अदारा कम अज कम ऐसा था, लेकिन इसकी चेंज ये करने का तरीका था कि आप गवर्नमेंट ऑपोजिशन की मर्जी से लगाएं, बजाय इसके आप ये करें आप इसको पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए या जुडिशियल कमीशन के जरिए सही सोच समझ के अच्छे चेयरमैन नैब को लगाएं जो किसी के फेवर में ना हो, किसी की ऑब्लिगेशन में ना, गवर्नमेंट के ना ऑपोजिशन के आप लगाएं, ताकि वो खुल के काम करे, ईमानदारी से करे। और ये बहुत जरूरी है, ऑनेस्टली आई फील इसको इम्प्रूव करें, बजाय इसकी आप विंग स्लिप कर दें। दैट आई डोंट एग्री विद। ठीक है। अच्छा सादिया साहिबा, वाज़ेह तौर पर आपने अज़हर सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा की होगी, ये बताइएगा, वो तो कह रहे हैं कि जो आइन का हाल जो है वो अभी किया जा रहा है ये तो डिक्टेटर के दौर में भी नहीं हुआ, जबकि आइन की सबसे बड़ी जो है वो अलमबरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को कहती है, जमहूरियत की सबसे बड़ी अलमबरदार कहती है। इसके बावजूद भी आप लोग साथ दे रहे हैं, ये बात थोड़ी मुज़हगा खेज़ लगती है। देखें, जब ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये कहते हैं कि जी हम आइन की शक्ल बिगाड़ नहीं, 27वीं आइनी तरमीम को अगर पब्लिक डिबेट के लिए खोला तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खोला। उसके बाद हमने अपनी सीसी में इसको डिस्कस किया। इसमें एनएफसी के बारे में भी अमेंडमेंट्स थी
जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया। 18वीं आईनी तरमीम जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही की थी और बहुत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर कंसेंसस है, उसको भी अमेंड करने के लिए आपने ट्वीट देखा है तो उसमें लिखा था कि चेयरमैन ने उसमें लिखा था कि पॉपुलेशन और एजुकेशन का उसमें जिक्र था कि जी वो गवर्नमेंट चाहती है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को वापस किए जाएं। सही, लेकिन मुकम्मल तौर पर हमने उसको रिजेक्ट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया। जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 में इस मुल्क को मुत्तफ़िका आइन दे के गए थे, जिनको 2 डिक्टेटरों ने जिसका हशर नशर किया था, वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे, जिन्होंने आके 18वीं तरमीम की, पाकिस्तान के सूबों को इख्तियार दिया और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी थे जिन्होंने इस मुल्क में एनएफसी करवाया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया है, हम उसके साथ खड़े। ऐसी कोई चीज़ उस आइन में नहीं की जा रही। जहाँ तक अब अगर लोग ये कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना दी जा रही है, तो देखें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब अपनी सजाएं भी काट चुके हैं, कोर्टों का सामना भी कर चुके हैं। ये जो अगर तो सूबाई खुद मुख्तारी पर सादिया साहिबा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये स्टांस समझा जा सकता है कि कुछ भी हो जाए उस शिक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता? नहीं जी, बिल्कुल उस शिक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने उसको रिजेक्ट किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको रिजेक्ट किया है। जो इख्तियारात 18वीं, ठीक है डेवोल्यूशन पूरी तरह से नहीं हुआ है, आज भी 18 वजारतें होनी चाहिए फेडरेशन में, वो नहीं है। उसको पूरा करने की हम एज पॉलिटिकल फोर्स कोशिश कर रहे हैं। सूबों में थोड़ी कैपेसिटी की प्रॉब्लम है, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और कल भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो इस बात पे बहस कर सकते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि एनएफसी में सूबे मजबूत हो गए हैं, वफाक कमजोर हो गया, उन्होंने कहा मैं बहस कर सकता हूं, मैं दलाइल दे सकता हूं कि फेडरेशन के जो इदारे हैं वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे, इसलिए फेडरेशन को ये प्रॉब्लम है, सूबों की तरफ से ये प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सूबाई खुद मुख्तारी, एनएफसी, 18वीं आईनी तरमीम के शिकों में जो हमने खुद की हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना पीपल्स पार्टी आने देगी। हम बिल्कुल उस बात पे कायम है। और दूसरी बात ये कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब की बात की जाए तो वो बिल्कुल, उनको इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जा रहा है उनकी पोजीशन को, नॉट जब तक वो ऑफिस में है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे रहे हैं आर्म फोर्सेस को, एफएम को, जो फील्ड मार्शल का ऑफिस है जो एजाजी था उसको कवर दे रहे हैं। उससे कोई किसी और जहां तक अदालतों की बात है, इंसाफ की बात है, तो इतना बड़ा इंसाफ मिलता था कि 200 मुकदमों में जमानत हो जाती थी जिसकी एफआईआर नहीं भी कटती थी। मैंने और आपने वो भी अदालतें देखी हैं। मुझे वो वक्त भी याद है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और मैडम फरियाल तालपुर की बेल बिफोर अरेस्ट थी और आज के मौजूदा जजेस ने वो रिजेक्ट की थी। हम कोर्टों में जाते थे, हेल्थ इशू थे, प्रेसिडेंट के लिए इजाज़त लेने कि जी हमें ये चीज़ें, उनको मेडिकल की दवाइयाँ, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, कोर्ट ऑर्डर करती थी। लेकिन और जहाँ तक नैप की बात की जा रही है, नैप ने कब सही काम किया है? नैप वॉज ऑलवेज यूज्ड एज अ टूल अगेंस्ट पॉलिटिशियंस। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन, शो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एज़ सिद्दीकी साहब, वाज़ेह तौर पर बताइएगा सर, क्योंकि वो तो ये कह रही है कि अभी जो सूरत हाल वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है उसमें वो चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आई जिनको देख के हंसी आ सकती है। दूसरी बात सर, अब ऑपोजिशन ने जो है वो तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया है, इस पर वकला बरादरी कितनी ऑन बोर्ड है? क्योंकि अभी वकला बरादरी के अंदर भी कुछ लोग इसके फेवर में बात कर रहे हैं और कुछ जो है वो मुखालफत में बात कर रहे हैं। अच्छा, पहली तो बात समझिएगा, ये रेडियो सुन सुन के ना आप लोगों के कान तो थक जाते होंगे। मैं बड़े आसान लफ्जों में समझाने लगा हूं। भुट्टो ने लिखा था अवाम का मंशूर, आज वो आइन है इक़्तिदार का मजदूर। 27वीं तरमीम ने चिराग बुझाया, जमहूरियत के दहलीज पर लौट आया दस्तूर। कहा था ये आइन अवाम की जुबान, अब बन गया हुक्म दरबान, अब बन गया हुक्म दरबान।
27वें बाब में दफन हुआ भुट्टो का ख्वाब, अवाम का अरमान। अब मेरी बहन को तो पता नहीं है ना ये कौन सा अदालतों में पेश होती हैं, इन्हें क्या पता है आइन बनाने वालों के हवाले से कितनी जद्दोजहद की थी। 18वीं तरमीम के लिए 9 महीने लगाए थे इन्होंने अपना। आज यानी ये बता रहे हैं वो सीसी में, वो भाई अभी एतजाज हम का सुन लें, वो सीसी में तो सब पता है कोई पेश नहीं हुआ। यानी इन्होंने किस पर डिस्कशन कर ली बैठकर, किस बुनियाद पर बैठकर डिस्कशन की। फिर मेरी बात सुनो, क्या इनको भूल गया मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरियात? यानी इतनी जल्दी क्या इस तरमीम की पास कराने की आप लाए अवाम के अंदर, अवाम पे लें, वकला बरादरी से राय लें, सिविल सोसाइटी से लें, जर्नलिस्ट से लें, टेक्नोक्रेट से लें, थिंक टैंक से लें, हर एक बैठकर डिस्कस करें इन चीजों को, ठीक है ना जी। और कभी तभी हालात आएंगे, मगर इस तरह नहीं है, ठीक है ना जी। 27वें समय पर लिखी तबाही, भट्टो की मेहनत बीबी की कमाई, आइन बचा तो नाम ही बाकी, रूह गई रह गई सियासत शाही। मैंने आपके सामने रख दिया, ये बात नहीं समझ रहे इस बात को। मुझे ये बताएं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जरूरत क्या है, सवाल है। यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट 9 जज बैठेंगे, जो पहले 17 जजेस थे ना, उनका आइन भी बदल देंगे। यानी इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड, एआर कॉलिनियस, केकाउस, मंजूर कादर, इतने बड़े बड़े नाम पाकिस्तानी तारीख के, मंजूर कादर के जो जजेस, यानी उनके फैसलों की अहमियत ही कोई खत्म हो गई। यानी ऐसा है क्या? यानी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बताएं आम आदमी को क्या फायदा होना है? मुझे तो समझ भाई कीमत पड़ी हुई थी, बिना 184(3) खत्म करके आपने क्या हाल कर दिया, खुद बता दें। सैलाब आ रहा है, कंट्रोल कर सके, महंगाई कंट्रोल कर सके, यानी कम से कम आम आदमी को दवाइयां सस्ती मिल रही है, यहाँ लोग रोजाना मर रहे हैं, कुछ कर सके, और इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। कम से कम यानी हमने स्मोक के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाए, को स्मोक कंट्रोल की हमने। तो अजहर सिद्दीकी साहब, ये जो जुडिशरी के इस वक्त जो है वो नंबर्स चल रहे हैं आलमी सतह के ऊपर, पाकिस्तान की जुडिशरी कहाँ मौजूद है, ये खित्ते में कहाँ मौजूद है, इस सूरत हाल के तनाजुर में आप क्या कहेंगे सर? फिर भी जो है वो अगर थोड़ा सा बोझ कम करने की बात हो रही है तो वो आइन से मावरा है? ना 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 ना, बोझ कम करने का यानी सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम करना, हाई कोर्ट का बोझ कम करना है। मुझे बताएं निचली अदालतों के हवाले से क्या किया? मुकदमा दर्ज होता नहीं यहाँ था, सुप्रीम कोर्ट तो मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन नहीं मिलता यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिलते यहाँ तो देखिए, यहाँ तो स्कूली तौर पर तो काम था निचली सतह के ऊपर, निचली सतह पे तो अब कुछ नहीं किया। जा रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जहाँ हार्डली 2% या 1% केस भी नहीं जाता है, वहां पर आप उनको कंट्रोल करना है। उनको कंट्रोल करने का मकसद ये है कि कल इनकी अकाउंटेबिलिटी, अभी हारिस रज़ा साहब तो बड़ी मेरे भाई है, बड़ी तकलीफ कर रही है नैब की, कौन सा नैब 3.5 साल में बताए मां सिवाय तोशा खाना के अलावा कोई एक केस बता दे, यानी 3.5 साल में करप्शन नहीं हुई। पाकिस्तान में करप्शन का नंबर कितना बड़ा है, जरा गौर करें इस बातों को। अगर आप इन सब चीजों को समझे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी हालात और वाकयात क्या है और बातें सारी क्या है, अगर आप समझना चाहें। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन, शो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी हारिस साहब, देखिए मैं बिल्कुल अजहर सिद्दीकी साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा पॉइंट ये है, अगर आप चेयरमैन नैब को जुडिशियल कमीशन के थ्रू फेयर तरीके से विदाउट कमिंग अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन लीडर लाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट बहुत अच्छा डिलीवर करेगा। दैट इज व्हाट इज माय पॉइंट। इसको स्ट्रॉन्ग करें, इसको बेहतर करें, कि स्नैब को अच्छा करें बजाय इसके कमजोर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई तरमीम बताए ना, गवर्नमेंट ने कर रहे हैं, दैट इज बी डन बाय द गवर्नमेंट। 3.5 सालों में किया ही कुछ नहीं उन्होंने, और ये बैठे हुआ नैब अपना बैठकर आइन में तरमीम के लिए। नैब में मैं तो बता रहा हूँ 3.5 साल में बताएं कि क्या किया। यानी चले ये वाला चेयरमैन नैब भी लगाया था आपने, क्या किया? ये चेयरमैन तो रिटायर्ड फौजी था, क्या कर लिया उसने बैठकर? वो ये बता रहे मां सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा हरिश्चंद्र समझना है। चले मैं आपको जी हारिस नवाज साहब, बिल्कुल आप अपना पॉइंट रखिएगा। अजहर सिद्दीकी साहब, मैं आता हूं दोबारा आपकी तरफ। जी हारिस साहब, देखिए नैब के जब विंग क्लिप कर दी है, उनकी पावर ही खत्म कर दी है ऑलमोस्ट। जो जिससे लोग डरते थे कि ये हमें नैब में बुला लेंगे, ना आप ब्यूरोक्रेसी को कुछ कर सकते हैं, ना आप पॉलिटिशियन के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। अभी नैब को जब बिल्कुल ऑनेस्टली टीचलेस कर दिया ना, टूथलेस कर दिया, तो जब पहले आपने बनाए थे उसके पर्पस के 90 डेज वो कोर्ट में इसको नैब में रख सकते थे, क्यों? पर्पस ये था, उस डर से वो कम से कम अगर 50 करोड़ रुपए का उस पर इल्जाम 50 करोड़ वापस कर देगा, डर के मैं नैब में हूँ, मेरी बेल नहीं होगी, मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो पैसा वापस कर देता था। जब उसको पता है कि फॉरन इमीडिएटली 14 दिन के अंदर बेल हो जाएगी, बाद में केस लड़ता रहे, कुछ नहीं होगा,
तो आपने खुद ब खुद उसको कमजोर कर लिया है। हर चीज को आपको चाहिए उसको और बेहतर करें। 99 का कानून अगर आप आके उसको 2025 में भी आपको उसको और कमजोर करें बजाय इसके, और इसमें स्नैप्स देखें क्या कमजोरियां थी, उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी। हमने उसको और कमजोर कर दिया, दैट इज उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो गई। ठीक है, सादिया जावेद साहिबा फाइनल कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। वाज़ेह तौर पर बताइएगा, वो तो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी की गई है और ना किसी जो है वो टेक्नोक्रेट से कोई मशावरत की गई, ना जो है वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी से, ना लॉयर्स कम्युनिटी से। तो इस सूरत हाल के अंदर ये तो जल्दबाजी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी है। जो 27वीं आईनी तरमीम है उस पर डिबेट तो बहुत अरसे से लोग कर ही रहे थे, बातें हो रही थी, कयास आराइयाँ हो रही थी। मेरे चेयरमैन ने तो उसको ट्वीट के जरिए अवामी राय के लिए बिल्कुल खोल दिया था। उस पर भी बहस चलती रही है और आज भी कमेटी में बहस चल रही है, क्योंकि देखें पार्लियामेंटेरियंस का काम है किसी चीज़ पर कंसेंसस बिल्ड करना। और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान आज भी मिनिस्टर लॉ का मैंने बयान देखा है, उन्होंने यही कहा है कि इस पे मुकम्मल तौर पर कंसेंसस होगी। फारूक नाइक साहब ने भी यही कहा है कि मुकम्मल तौर पर कंसेंसस होगी जब ही ये जो है वो असेंबली से पास कराई जाएगी। और अगर किसी के पास कोई बेहतर तजवीज़ है तो उसको बिल्कुल देनी चाहिए, बतानी चाहिए और गवर्नमेंट को उसको सुनना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो अपोजिशन को दावत दी थी, लेकिन वो आपको पता है वो तो कभी भी उनको दावत कबूल नहीं होती। और बहुत सारे लोग जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक कर रहे होते हैं आईनी तरमीमों के खिलाफ, वो LFO का भी हिस्सा थे। और पिछले डिक्टेटर्स ने जो भी इस आइन का हशर किया उसको पास कराने में, और माजरत के साथ पाकिस्तान की जुडिशरी ने जितना कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाया था माजी में, उसकी मिसाल भी शायद उसको कितना कवर किया जाता है। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिटायर्ड, हारिस नवाज साहब डिफेंस एनालिस्ट और अजहर सिद्दीकी साहब लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल वहीं जानिब जाते हुई दिखाई दे रही है। अब जो अपोजिशन ने जो है वो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है, अपोजिशन की अपनी तजवीज़ जो है वो सामने रखती है या नहीं, क्योंकि अपोजिशन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पार्लियामेंट चलने नहीं दिया जाएगा अगर ये तरमीम जो है वो पास हो जाती है। अब सूरत हाल देखनी है, तेल देखना है, तेल की धार देखनी है कि आया किस कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए कौन सी तरमीम जो है वो इंप्लीमेंट होती है और कौन सी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।